तो गाइस आज हम बात करेंगे एक नई मानवा की, जो कि पीटीजे की ही एक मानवा है। और ये मानवा पीटीजे ने मेजर नाम की एक कंपनी के साथ मिलके बनाई है। और मेरा इसको एक्सप्लेन करने का रीजन है ये चेहरा जो आपको अभी स्क्रीन में अपने सामने दिख रहा होगा। ये चेहरा लुकिसम मानवा के जाने माने कैरेक्टर जूनगो किम की तरह लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए इस मानवा को एक्सप्लेन करना तो बनता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक गाँव का सीन, जहाँ पे काफी सारे कैदियों को एक साथ बांध के ले जाया जा रहा होता है और उठा के सीधा एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो कैदी लोग होते हैं इनमें से ही एक होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और उसके साथ होती है उसकी छोटी बहन। हमें बताया जाता है इन दोनों की ही जिंदगी में शुरुआत से लेके अब तक काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। बिना माँ बाप के जैसे तैसे ये अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से कर ही रहे थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों भाई बहन की आजादी भी इनसे छिन जाती है। इन दोनों को बिल्कुल लाचारी वाली हालत में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान सोचेगा कि आखिर उसके साथ इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। इतने में ही दो बंदे इनकी जेल के बाहर आते हैं और मेन कैरेक्टर की बहन को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं इसकी बहन को अपने साथ ले जाने की। मेन कैरेक्टर जिसका नाम जिंटे है वो चिल्ला के इन सबको बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरी बहन को छूने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिंटे की बहन जिना अभी बार बार जिंटे जिंटे बोले जा रही होती है। इतने में ही जिंटे के पेट में एक लात पड़ती है और वो जमीन में बैठ जाता है और सामने वाला बंदा दोबारा से जिंटे के लाते ही लाते बजाने लगता है। अगर ये बंदा जिंटे को ऐसे ही मारता रहा तो जिंटे जल्द ही मर भी सकता है। बट जो यहाँ पे दूसरा काले कोट वाला बंदा होता है वो पहले काले कोट वाले बंदे को रोक लेता है, क्योंकि इन जेल्स में जितने भी कैदी हैं वो सारे के सारे इन लोगों के लिए किसी प्रोडक्ट की तरह हैं, और अगर प्रोडक्ट किसी तरीके से डैमेज हो गया तो वो अच्छे दाम पे नहीं बिकेगा। जिंटे का मार मार के कुत्ता बनाने के बाद एक बंदा उसके सामने बैठता है और कहता है, तेरी बहन यहाँ से अच्छी जगह जाएगी, इसलिए उसकी चिंता मत कर। क्या तू अब भी मुझे घूर के देख रहा है? मेरी बात का जवाब नहीं देगा? तुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन जिंटे गुस्से में इस बंदे के मुंह पे थूक देता है। इसलिए काले कोट वाले बंदे का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपने साथ के बंदे को कहता है, इसकी तो ओए तू इस लड़की को यहाँ से ले जा, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। भले ही जीना बार बार चिल्ला रही होती है, लेकिन एक बंदा कंधे में उठा के उसे यहाँ से लेके जाता है। जिंटे जीना को बचाने के लिए जैसे ही वापस से खड़ा उठने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही काले कोट वाला बंदा जिंटे के ऊपर लाते ही लाते बजा देता है और कहता है, हरामजादे तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। तो खैर जिंटे की बहन को यहाँ से ले जाने के बाद पूरे के पूरे 2 साल बीत चुके होते हैं और जिंटे अब भी इस जेल के अंदर बंद होता है बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में। जिंटे के पास वैसे ही जिंदगी में कुछ नहीं था और अब उसके पास अपनी बहन भी नहीं होती, यानी कि अब उसके पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ उसकी जिंदगी। लेकिन इतने में ही यहाँ के गार्ड्स जिंटे के पास आते हैं और उसके मुंह पे पानी फेंक के आपस में कहते हैं, इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमने इसे यहाँ पे काफी समय से रखा हुआ है, ये पड़ा पड़ा यहाँ पे सड़ रहा है, अब हमें इसे निपटा देना चाहिए। मतलब कि जिंटे के पास ले दे के सिर्फ एक ही चीज बची है, उसकी जान, और अब वो भी जाने वाली है। जिंटे बेचारा बैठा बैठा यहाँ पे अपने अंत का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही जिंटे को जेल के बाहर से आवाज आती है कुछ लड़ाई वगैरह होने की। दरअसल इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर अटैक हो चुका होता है और ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने करा होता है। इस जेल के सारे गार्ड्स को सिर्फ एक बंदे ने निपटा दिया होता है और यहाँ पे जिंटे के पास आके कहता है, ओए क्या तू अब भी जिंदा है? उठ जा और मेरे साथ चल। दरअसल ये जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो जिंटे को बचाने नहीं आया होता है। दरअसल ये बंदा तो यहीं के पास के इलाके में अपने मास्टर के साथ फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और अपनी फाइटिंग स्किल को चेक करने के लिए वो यहाँ जेल में आया था और उसी सब के बीच में उसने जाने अनजाने में जिंटे की जान बचाई होती है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है शिन किम। जिंटे को बचाने के बाद शिन उसे अपने साथ अपने मास्टर के पास लेके आता है और इन लोगों के साथ रहते रहते जिंटे को पता भी नहीं चलता कि कब उसने इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जिंटे की लाइफ में शायद पहली बार कुछ अच्छा हो रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग शिन और शिन के मास्टर के साथ काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन शिन इन सब को छोड़ के यहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद जब जिंटे शिन को शहर में देखता है तो उस वक्त तक शिन एक प्रोफेशनल असासिन बन चुका होता है। दरअसल ये दोनों बंदे दोबारा से एक एरिना में मिले होते हैं जहाँ पे ये दोनों की दोनों फाइट देखने के लिए आ रखे थे। जिंटे वहाँ पे शिन को कहता है, हे आखिर तुम एक अशासन क्यों बने? शिन कहता है, वो पाने के लिए जो मुझे चाहिए। जिंटे कहता है, क्या एक अशासन बनने से तुम वो चीज पा सकते हो जो तुमसे ले ली गई हो? ऐसी जिंदगी में जहाँ पे तुम ऐसे काम करते हो, यहाँ पे तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास वापस आ ही जाएंगे। लेकिन जो चीज तू सच में पाना चाहता है, अगर वो पाना तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो तू खतरा उठा सकता है। अगर वो चीज तेरे लिए मायने रखती है तो तू भी एक अशासन बन सकता है। इतनी बात कह के शिन यहाँ से चला जाता है, लेकिन
जिंटे को इतना समझ आ चुका होता है अगर उसको अपनी बहन को वापस से पाना है तो उसे एक अशासन बनना होगा, यानी कि आसान शब्दों में उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। स्ट्रांग बनने के लिए अभी वो कुछ बंदों से पंगे भी लेता है, लेकिन ये बंदे जिंटे को लाते मार मार के जुतिया देते हैं। लेकिन जिंटे ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब जिंटे यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। भले जिंटे भी मार खा रहा होता है लेकिन शिन के मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना वो नहीं छोड़ता, ताकि दोबारा से उसकी जिंदगी में उससे कोई भी इंसान कुछ भी छीन ना सके। साथ ही साथ में जो उससे छीन लिया गया है वो उसे वापस मिल सके। और ये चीजें करने के लिए चाहे जिंटे को नर्क का भी सामना करना पड़े, जिंटे उसके लिए भी तैयार होता है। मतलब तुम सोच के देखो, जिस बंदे का सब कुछ छिन चुका है उसको क्या ही चीज रोक सकती है स्ट्रांग बनने से। अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरे हिसाब से है वो उसकी खुद की सोच। लेकिन जिंटे की सोच होती है खोई हुई चीजें वापस पाने का। तो खैर जिंटे इसके 1 साल तक अशासन का काम करता है 2 बंदों के अंडर में, जिसमें से एक होती है लड़की और इनमें से एक लड़की का नाम होता है मैडम लीसा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर होती है, यानी कि ये अशासन प्रोवाइड कराती है उन लोगों को जिन्हें अशासन चाहिए हो। और क्योंकि जिंटा भी इस 1 साल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा अशासन बन चुका होता है, इसलिए ये लड़की जिंटे को एक कोड नेम देती है जो कि होता है कोप्पो का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 1 आध साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिंटे वापस से उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसे जेल पे बंद करा गया था। और ऐसा नहीं है कि शिन ने वहाँ पे सारे के सारे लोगों को मार दिया था, वहाँ के काफी सारे लोग अब भी जिंदा होते हैं और जिंटे उनसे बदला लेने के लिए आया होता है। जिंटे ने यहाँ पे काफी सारे लोगों का काम 25 तो कर ही दिया होता है और अब बारी होती है उस बंदे की जिसने जिंटे को सबसे ज्यादा टॉर्चर करा था और उसकी बहन को उठा के ले गया था। जिंटे के जूतों में खून लगा होता है और वो इन्हीं खूनी कदमों के साथ उस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है। और क्योंकि जिंटे उसके पास काफी सारी लाशें बिछा के आ रहा होता है, इसलिए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होके कहता है, आखिर तुम कौन हो? जिंटे एक स्माइल के साथ इस बंदे को कहता है, यकीन नहीं होता, तू मुझे सच में भूल चुका है। हाँ, कितनी शर्म की बात है। लेकिन जिंटे की आंखें देख के इस बंदे को याद आ जाता है ये तो वही बंदा है जो जेल में बंद था कुछ साल पहले। इसके बाद जिंटे कहता है, लगता है तू मुझे पहचान चुका है। हाँ, तो अब बता मेरी बहन कहाँ है? क्या तेरी बहन? आखिर तू क्या बोल रहा है? मैं अभी अपनी छोटी बहन की बात कर रहा हूँ साले। क्या तू उस एल्बिनो लड़की की बात कर रहा है? लेकिन उस बात को काफी समय हो चुका है, मुझे याद कैसे होगा? और आपको बता दूं, एल्बिनो लड़की उसको कहा जाता है जो कि काफी ज्यादा गोरी होती है और उसके ग्रे या फिर सफेद से बाल होते हैं। जिंटे घुमा के इसके एक लात मारता है और इसके बिल्कुल पास आके इसको कहता है, लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना? मेरी बात का जवाब दे या फिर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये बंदा डर के मारे अभी हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही जिंटे इसकी नाक में एक कट मार देता है चाकू से और कहता है, साफ साफ बोल क्या बोलना चाहता है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। ये बंदा अभी हकलाते हुए नाम लेता है हांगकांग का, लेकिन इससे ज्यादा इसे जिंटे की बहन के बारे में और कुछ नहीं पता होता और इसने जिंटे को इतना बता दिया होता है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा होता है कि अब ये बच चुका है। लेकिन जिंटे कोई गली में फाइट करने वाला लौंडा नहीं है। जिंटे इस वक्त एक बहुत खतरनाक अशासन बन चुका है, इसलिए जिंटे ने इसके पेट में एक घप करके इसको अप कर दिया होता है और अपने खूनी ऑरा के साथ यहाँ से निकल लेता है हांगकांग के लिए। और हांगकांग आपको पता ही होगा कि चाइना के अंदर आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइना का सीन, जहाँ पे एक अंधेरी सी जगह पे एक बंदे को उल्टा लटका रखा होता है और यहाँ पे जो व्हाइट कोट वाला बंदा खड़ा है इसका नाम है ल्यूकाई। ल्यूकाई को उसके साथ का एक बंदा कहता है कि हांगकांग में सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ल्यूकाई के सामने जो बंदा उल्टा लटका होता है, ल्यूकाई अपनी खुकरी से उसकी गर्दन उड़ा देता है और कहता है, ठीक है तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट को अब अपने अंडर में करने का वक्त आ चुका है। दरअसल चाइना में एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है ट्राइएड और इस ऑर्गेनाइजेशन की मेन ब्रांच होती है हांगकांग में। अभी हम इस ब्रांच का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 बंदे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक होता है वांग शैंग लियू जो कि होता है पूरे के पूरे ट्राइएड का लीडर, दूसरा होता है एन लियू और ये बंदा आगे चल के ट्राइएड का लीडर बनने वाला है, यानी कि ये बंदा वैंग शैंग का लीडर है और उसका वारिस है। वैंग शैंग इसे बोलता है कि आगे सारी चीजों की तैयारियां कैसे चल रही है, यानी कि आगे तेरे लीडर बनने की, क्योंकि ट्राइएड के सारे ब्रांचेस की लीडर की नजर तेरे ऊपर है, इसलिए हर चीज सही होनी चाहिए। एन लियू कहता है, सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है, वैसे आप आगे उस चीज के बारे में क्या करने की सोच रहे हो? मेरा मतलब जो मैंने आपको पहले कहा था ल्यूकाई के बारे में। दरअसल ल्यूकाई वही सफेद बाल वाला बंदा होता है जो हमने एक पिछले सीन में देखा था। वैंग शैंग अपनी जगह से उठता है और कहता है, हाँ भले ही वो मेरी नाजायज औलाद है, लेकिन मैं उसे हमारे फैमिली बिजनेस से बाहर नहीं कर सकता। अगर मैं ल्यूकाई को फैमिली बिजनेस से बाहर कर देता हूँ तो मैं बाकी ब्रांच लीडर से आंखें नहीं मिला पाऊंगा, इसलिए तुम उसके बारे में ध्यान मत दो और खुद लीडर बनने पे फोकस करो। ल्यूकाई को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मतलब कि ये जो वैंग शैंग का बेटा है इसको चिंता हो रही है कि कहीं ल्यूकाई लीडर ना बन जाए, क्योंकि ल्यूकाई भी वैंग शैंग का बेटा ही है, भले ही नाजायज क्यों ना हो। बट अभी के लिए ये बंदा अपना सर झुका के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हांगकांग के एयरपोर्ट में एक एरोप्लेन लैंड हुआ है और ऑब्वियसली उस
प्लेन में यहाँ पे आया है कपोका यानी कि जिंटे, और जो लीसा होती है उसने हांगकांग में जिंटे की मदद करने के लिए एक लड़की को कहा होता है। हालांकि वो लड़की लीसा की बात मानने में आनाकानी कर रही होती है, लेकिन एंड में लीसा उसे मना ही लेती है। और लीसा हांगकांग में जिंटे को मदद प्रोवाइड इसलिए करा रही होती है क्योंकि जिंटे ने अगर अपना ये पर्सनल मैटर सॉल्व कर लिया तो उसके बाद जिंटे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसिड बन जाएगा लीसा का। और हांगकांग में कुछ तो तगड़ा चल रहा है जो लीसा को भी पता है, और शायद उस वजह से भी लीसा जिंटे की मदद करने की कोशिश कर रही है या फिर दिखावा कर रही है मदद करने का, वो हमें अभी नहीं पता। तो खैर दूसरी तरफ हांगकांग में ये मरीना नाम की लड़की ना चाहते हुए भी जिंटे की मदद करने के लिए चले जाती है। जिंटे अभी एक जगह पे बैठ के हांगकांग की खूबसूरती को निहार रहा होता है क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी में ऐसी चमक धमक देखी ही नहीं है। लेकिन इतने में ही उसके सामने मरीना की कार आके रुकती है और वो जिंटे के सामने आके कहती है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा जवान हो, तो तुम कपोका हो, मैंने सही कहा ना। और ये जो मरीना होती है इसका दूसरा नाम पॉइजनस टोड भी होता है। तो खैर जिंटे मुंडी हिला के इसको कहता है, हाँ मेरा नाम कपोका है। और ये दोनों अब एक कार में बैठ चुके होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। कार में बैठे बैठे मरीना जिंटे को कहती है, मैंने इस बारे में थोड़ा सा सुना है, तुम यहाँ पे अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए आ रखे हो, है ना? तुमने सही सुना है। माफ करना, वैसे मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, तब तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वैसे लीसा ने तुम्हें बताया होगा कि हांगकांग में अभी सिचुएशंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। क्या? मुझे लीसा ने कुछ नहीं बताया है। क्या लीसा ने तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं बताया है? नहीं बताया है। और आखिर इस बात से क्या मतलब है कि सिचुएशन यहाँ पे अच्छी नहीं है? चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें बताती हूँ। तुमने यहाँ पे ट्राइएड का नाम तो सुना ही होगा। क्या ट्राइएड? नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है। दरअसल ट्राइएड की मेन ब्रांच हांगकांग में है और इस पूरी सिटी में उनका ही राज चलता है। ट्राइएड के बॉस जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं और अगला हेड वो अपने बेटे को बनाने की सोच रहे हैं। आसान शब्दों में सिचुएशन अभी काफी ज्यादा खराब चल रही है। मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम उन लोगों के मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना। उनके मैटर में इन्वॉल्व होके तुम हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकते हो, इसलिए अपनी वजह से हमें उस परेशानी में मत डालना। हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। लेकिन ये बताओ आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना है। दरअसल इसलिए मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाना चाहती हूँ। ये बंदा हांगकांग का ब्रोकर है जो जानकारी इधर उधर करता है और इस बंदे का नाम है जिंग जोउ। क्या तुम मुझे किसी से मिला रही हो? लेकिन मैंने तो सोचा था मेरे पर्सनल मैटर में तुम मेरी किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाली हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो या फिर कुछ और चीज है? मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझ, मैं बस चाहती हूँ तेरा मैटर जल्दी से सॉल्व हो जाए और हम लोग हांगकांग छोड़ के चले जाएं। अच्छा, तो जिस बंदे से तू मुझे मिलवा रही है क्या मैं उसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ? तू उसके ऊपर यकीन कर सकता है या फिर नहीं, ये बात मुझे नहीं पता। मैं जितना तेरे लिए कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, बाकी तुझे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अरे कम ऑन यार, इतनी आकड़ू मत बन। तू सच में मेरी मदद करने वाली है ना? जितनी तेरी मदद कर चुकी हूँ अब तक उसके लिए मेरा एहसान मान। अच्छा चल फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। जिंटे जैसे ही कार से उतर के यहाँ से जा रहा होता है मरीना उसको कहती है, और हाँ एक और बात, ये याद रखियो कि रशिया नहीं है, ये हांगकांग है। हाँ ठीक है, समझ चुका हूँ मैं। अलविदा। ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा लापरवाह लगता है। ये कह के मरीना अपनी कार यहाँ से भगा लेती है और जिंटे एक क्लब या फिर बार जैसी जगह के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पे एंटर करते ही जिंटे देखता है एक बंदे को 5-6 बंदों ने घेर रखा है जो कि उसका कॉलर पकड़ के उसको बोल रहे होते हैं, बता हमारी जासूसी करने के लिए तुझे किसने भेजा है? दूसरा बंदा कहता है, हे मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बस जानकारी इधर उधर करता हूँ और कुछ नहीं। ये सुन के जिंटे थोड़ा सा आगे आता है और उस बंदे को कहता है, ओए तेरा ही नाम जिंग जोउ है क्या? जो बंदा यहाँ पे बुरी सिचुएशन में होता है वो कहता है, हाँ मेरा ही नाम जिंग जोउ है। लेकिन तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल मरीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरी किसी तरीके से मदद कर सकते हो। हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम देख सकते हो मैं कैसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। अभी मैं थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ तो इसलिए हम बाद में मिलते हैं। लेकिन जिंटे अब भी इन लोगों के पास आए जा रहा होता है और जिस बंदे ने जिंग जाओ का कॉलर पकड़ रखा होता है, काले कोट वाले बंदे जिंटे को अब भी बोल रहे होते हैं, चुपचाप से यहाँ से चला जा, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं करा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन जिंटे किलर इंटेंशंस के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि मुझे इस बंदे के साथ कुछ काम है। ये बात सुनते ही जिंटे के सामने वाला बंदा उसके एक मुक्का मारता है, लेकिन जिंटे इस मुक्के से बहुत ही इजीली बच चुका होता है। जिंटे का एक हाथ अब भी अपनी जेब में होता है और दूसरे हाथ से अचानक से चाकू निकाल के जिंटे इस बंदे की कमर में कट मार के आगे आ जाता है और ये बंदा ऑन द स्पॉट जमीन में गिर चुका होता है। इसके बाद जिंटे दूसरे बंदे के पास जाता है जिसने जिंग जाओ को पकड़ रखा होता है और उसके पास आके कहता है, माफ करना लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। तो खैर जिंग जाओ को अब भी एक बंदे ने पकड़ रखा है। मुझे लगा था कि जिंग जाओ को छोड़ दिया है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेन बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है।
जिंगजाओ जिंटे को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी अभी जिंटे ने एक बंदे को निपटा दिया है। इसलिए जिंगजाओ को पता चल जाता है जो बंदा यहाँ पे उसके लिए आया है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। इतने में ही जिस बंदे ने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है वो उसकी गर्दन में चाकू लगा देता है और जिंटे को कहता है, हरामजादे, आखिर तू है कौन और यहाँ पे क्यों आया है? जिंटे कहता है, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, मुझे उस इंसान से काम है। इस बंदे के भी अभी जिंटे को देख के पसीने छूट चुके होते हैं क्योंकि जिंटे किसी की जान ऐसे ले लेता है जैसे कोई हलवा होगा। इसके बावजूद भी जिस बंदे ने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है वो जिंटे को कहता है कि क्या तू इस हरामजादे के साथ मिलके काम कर रहा है? ओए, तू मरने वाला है, इस हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है, तुझे इस हरामजादे की जरूरत है। अगर तू चाहता है कि मैं इसे जान से ना मारूं, तो चुपचाप से यहाँ से चला जा। जिंगजाओ को भी अपनी जान की परवाह होती है इसलिए वो कहता है, हाँ दोस्त, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, लेकिन देखो जो भी बात होगी हम वो बात कल कर लेंगे या फिर किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन जिंटे अब भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, हाँ तूने सही कहा, बात तो कल भी हो सकती है, लेकिन तूने सुना नहीं क्या, मैंने कहा मैं जल्दी में हूँ। इसी के साथ जिंटे एक चाकू फेंक के मारता है जो कि लगता है सीधा उस बंदे के माथे में जिसने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है। और देखते ही देखते एक और बंदा जिंटे ने यहाँ पे निपटा दिया होता है। तो खैर इसके बाद जिंटे जिंगजाओ को अपनी सारी की सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। उसकी सारी बात सुन के जिंगजाओ कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तो तुम रशिया के एक अशासिन हो, है ना? भले ही तुम एक अशासिन हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसे ही सबको निपटा दोगे ये मैंने सोचा नहीं था। क्या? आखिर तो क्या बोलना चाहता है? मेरे कहने का मतलब ये है, जो दो बंदे तूने निपटाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो दोनों बंदे ट्रायड के थे। मुझे नहीं लगता कि रशिया का क्या सीन है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। तुम्हें ट्रायड के बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये जान के जिंटे भी अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, अरे यार, मरीना ने मुझे कहा था कि ट्रायड के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन मैं तो गलती से पहले ही ट्रायड के दो बंदे निपटा चुका हूँ। जिंगजाओ कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूंगा। तुम्हारे इस मामले को मैं जैसे तैसे कवर अप कर दूंगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आ रखे हो? हाँ, ये करीब 5 साल पहले की बात है। वो एक एल्बिनो लड़की है, अब तक तो उसकी उम्र 20 साल की हो चुकी होगी। लेकिन वो लड़की है कौन? क्या वो तुम्हारी लवर है? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो चुपचाप से मुझे ये बता, क्या तू उसको ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है या फिर नहीं? वैसे ये काम करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है वो लड़की दिखने में बाकियों से अलग है। साथ ही में तुम्हें ये भी पता है कि लगभग अभी वो किस उम्र की होगी, इसलिए मुझे लगता है ये काम किया जा सकता है। चलो ठीक है, फिर उसको मिलके ढूंढते हैं। ये बात सुन के जिंटे को ऑब्वियसली अच्छा लगा होता है और वो इस बंदे को कहता है, मेरे लिए ये काम करने के तो मुझसे कितने पैसे लेने वाले हो? लेकिन जिंगजाओ जिंटे की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, मुझे इस पे नजर रखनी होगी ये देखने के लिए कि ये और क्या क्या कर सकता है। इसके बाद ये जिंटे का जवाब देते हुए कहता है, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बस आगे चल के मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। क्या तू मुझे हायर करना चाहता है? लेकिन किस काम के लिए? ये बात मैं तुझे उस वक्त बताऊंगा जब मुझे किसी को निपटाना होगा, और किसी को निपटाने के लिए मैं तुझे कहूंगा। ऐसे में हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मैं तेरे लिए तेरे उस इंसान को ढूंढूंगा और बदले में तू मेरे लिए किसी को इस दुनिया से गायब करेगा। चला जा, गाड़ी में बैठ जा, अब वक्त है लैन क्वाई फोंग में चलने का। जिंटे इसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, आखिर ये लैन क्वाई फोंग है क्या? ये हांगकांग की बहुत ही जबरदस्त नाइट लाइफ है। अगर तू किसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसे हांगकांग में बेचा गया है, तो उस लड़की को ढूंढने के लिए वो जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसके बाद ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रात में भी काफी ज्यादा चकाचौंध होती है और जिंटे जिंगजाओ को कहता है, किसी इंसान को ढूंढने से इस जगह का क्या लेना देना है? अरे ये सब कुछ मेरे एक प्लान का हिस्सा है। जो बातें तूने मुझे बताई थी उसको सुन के मुझे ऐसा लगता है वो मामला किडनैपिंग का रहा होगा। इसके बाद जिंगजाओ जिंटे के लिए एक चश्मा लेता है क्योंकि जिंटे की आंखें काफी ज्यादा खूनी होती हैं और जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जिंटे एक अशासन है। और किस्मत से ये चश्मा जिंटे को खुद के ऊपर अच्छा भी लग रहा होता है। इसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं यहीं के एक बार में, लेकिन ये बार कोई नॉर्मल बार नहीं होता। दरअसल जितनी भी किडनैप करी हुई लड़कियां हांगकांग में लाई जाती हैं, वो इस बार में जरूर आती हैं। मतलब कि उन लड़कियों को यहाँ पे लेके आया जाता है। ये बात सुन के जिंटे का खून खौल जाता है, ये सोच के कि शायद उसकी बहन भी यहीं पे होगी। लेकिन जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि शांत हो जा, हम बस यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करने के लिए आ रखे हैं, कोई फाइट वगैरह नहीं करनी है। जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि मैं यहाँ की मैडम से बात करने के लिए जाता हूँ, तब तक तू यहाँ की एक सर्वर से बात कर, यानी कि एक यंग लेडी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां काम करती हैं उन्हें भी किसी न किसी वक्त में यहाँ पे उठा के ही लाया गया था। इससे शायद ऐसा हो सकता है कि वो लड़कियां जिंटे की बहन को जानती हों। इसके बाद जिंगजाओ बहुत ही ज्यादा दोस्ताने अंदाज में एक औरत के पास जाता है। वो औरत जिंगजाओ को देख के कहती है, क्या तू अब भी जिंदा है? ओह कम ऑन, अब ऐसे तो मत कहो मुझे यार। क्या तू चुपचाप से यहाँ से दफा नहीं हो सकता? वैसे भी पहले से ही मेरे सर